नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भिंडी की उन्नत खेती के बारे में। यदि आप 1 एकड़ से मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके 2 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो अगेती भिंडी की खेती कैसे करें। और 20 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आप यदि अगेती भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आपको सही समय पर खाद पानी और ये सब देते रहते हैं, बीमारियों को कंट्रोल करते रहते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बुआई का सही समय कौन सा है, फसल से लंबे समय तक उत्पादन निकालने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, अगेती भिंडी की उन्नत किस्में कौन सी हैं और बुआई की न्यू टेक्निक कौन सी है, नवीन विधि कौन सी है जिससे हमारी भिंडी की जो फसल है वो लंबे समय तक चले, और किस तरह से बुआई करें जिससे हमारी फसल मंडी में सबसे पहले पहुंचे और हमें शानदार रेट देखने को मिले। और इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लगभग A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बुआई का जो उचित समय है। तो 20 जनवरी के बाद आपको अगेती भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए। और जो दक्षिण भारत है वहाँ पर यदि ठंड कम है तो आप जनवरी के शुरुआत में भी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो 20 जनवरी से 15 फरवरी तक अच्छा समय होता है अगेती भिंडी की बुआई करने के लिए। यदि हम बात करें मिट्टी की, तो भिंडी की खेती वैसे तो बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से हो जाती है। लेकिन यदि कम उपजाऊ मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो उस कंडीशन में आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आपको 1 से 2 बार साधारण जुताई करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको 4 से 5 ट्रॉली अच्छी तरह से सड़ी हुई पची हुई गोबर की खाद आपको मिलानी चाहिए 1 एकड़ में। या फिर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है आपके आसपास तो आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, यह भी बराबर काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें रासायनिक खादों की, तो आप रासायनिक खादों को बेसल डोज के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन हमारा बिना रासायनिक खादों के अच्छा नहीं मिलता है किसान भाइयों। तो रासायनिक खाद के लिए आपको 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। और सिंगल सुपर फास्फेट इसलिए लेना है क्योंकि सल्फर की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके साथ साथ आपको दूसरी खाद लेनी है 25 से लेके 50 किलोग्राम DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, इसको लेना है। और इसके अलावा 30 से 35 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है प्रति एकड़ की दर से। और इसके साथ साथ आपको अच्छी वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए आपको 20 किलोग्राम यूरिया लेना है। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि अभी पोटाश की जो रेट है वो महंगी हो गई थी, ज़्यादा रेट हो गए थे, तो किसान भाइयों ने पोटाश की जो मात्रा है वो कम कर दी थी। तो लंबे समय तक यदि हमें उत्पादन लेना है और दाने की, हमारे जो फल की क्वालिटी है, चमक है, उसको हमें अच्छी बाज़ार में डिमांडिंग बनाना है तो हमें पोटाश की जो मात्रा है उसको ज़रूर देना चाहिए। और जब हमारी फसल लगभग बुआई से 25 दिन की हो जाती है, जब तो हमारी जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा थी उसको हमें दे देना चाहिए। इससे हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। और 3 किलोग्राम सल्फ़र 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फ़र आता है और एक आता है 30% वाला सल्फ़र। तो आपको फसल को बीमारियों से रक्षा देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पौधे को, आपको बेंटोनाइट सल्फ़र जो 90% वाला आता है वो आपको देना चाहिए किसान भाइयों। क्योंकि जो बेंटोनाइट सल्फ़र 90% वाला है उसकी पूर्ति करने से मिट्टी में यदि सल्फ़र की कमी है, आपने कोई फसल रेगुलर उगाई हुई है जो सल्फ़र को अपटेक करती है, मिट्टी में सल्फ़र की कमी हो गई है तो ये उसकी पूर्ति करने में मदद करता है और हमारी जो फसल है उसको बीमारियों से
बचाने में भी मदद करता है। इसके अलावा नेमेटोड की समस्या आपके खेत में है, एक ही फसल को जब हम बार बार लगाते हैं तो नेमेटोड की भी समस्या हो जाती है। जड़ों में गांठें बन जाती हैं, तो जड़ों में गांठें बन जाती हैं तो उसके लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बेसल डोज के रूप में लेना चाहिए, और इससे आपकी जो फसल है वो हरी भरी स्वस्थ दिखाई देने लगती है। क्योंकि नेमेटोड लगने के बाद आपकी जो फसल है उसकी पैदावार कम हो जाती है और फसल कमज़ोर दिखाई देती है। तो इसलिए प्री में हमें पहले ही आपको कार्बोफ्यूरॉन बेसल डोज के रूप में देना है। अब इन बेसल डोज को डालने के बाद फिर आपको ट्रैक्टर की मदद से रोटावेटर चला देना चाहिए और इन बेसल डोज को ठीक तरीके से आपको मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि ठीक तरीके से मिट्टी में मिल जाएंगे तभी आपकी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति ये कर पाते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें कि सही तरीके से यदि आपने नहीं मिलाया है तो उस कंडीशन में आपकी जो भूमि में उपजाऊ क्षमता है वो किसी कोने में ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, किसी कोने में कम है, तो असमान हमारी फसल की ग्रोथ दिखती है। इसलिए ठीक तरीके से रोटावेटर से हमें बेसल डोज को मिला देना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें बीजों की तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है। ये महंगा बीज आता है मार्केट में, लेकिन हमारे भारत में किसानों के बीच में सबसे पसंद की जाने वाली वैरायटी है। तो आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा कम बाज़ार में जो सस्ती वैरायटियां हैं कम रेट में आपको मिल जाएंगी, इनका भी उत्पादन एडवांटा गोल्डन की तुलना में कम नहीं है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इनकी भी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी है और अच्छा उत्पादन है। तो आपको राधिका के अलावा इन किस्मों को भी लगा सकते हैं, जैसे सोनम है और करिश्मा है, और इसके अलावा रिजवान की आती है वैरायटी, और रीता माहिको की और सारांश, इनको आप लगा सकते हैं। तो इन वैरायटियों का भी जो उत्पादन है वो एडवांटा गोल्डन से कम नहीं है। तो इसलिए आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। और बात करें यदि हम बीज दर की तो 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है। बुआई की विधि की यदि हम बात करें तो बेड के ऊपर ही आपको बुआई करना चाहिए, और बेड बनाते समय एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। और इसके अलावा मेड़ के दोनों साइड में 4 से 5 इंच का गैप बनाने के बाद गैप बनाकर बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। और इसके बाद जब बुआई आपकी हो जाए, मेड़ में इसलिए करना चाहिए कि आपकी जो फसल की ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, एक समान दिखाई देते हैं पौधे, और उत्पादन पर इसका प्रतिकूल नहीं अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। और इसके बाद बात करें यदि हम सिंचाइयों की तो शुरुआत में जब आपने भिंडी की बुआई की हुई है तो आपको एकदम मेड़ के ऊपर गले तक सिंचाई नहीं करना है फ्लड इरिगेशन से, बल्कि आपको उसके नीचे सिंचाई करना है। और शुरुआत में जब आपकी फसल बुआई से 4 से 5 दिन की हो जाती है, 4-5 दिन होते हैं, तो फिर आपको पहली सिंचाई करना चाहिए। और उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार आप देख लीजिए 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और इस तरीके से आप भिंडी की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के बाद फिर आपको यूरिया है, जिंक है, इनको मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आपकी जो फसल है उसमें ग्रोथ में हेल्प मिल सके और आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी मिल सके। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आपने बीमारियां देखी होंगी, पीला मोजेक की समस्या देखने को मिलती है, रेड पंपकिन बीटल की समस्या देखने को मिलती है। तो इनको आपको समय रहते कंट्रोल करना चाहिए, और आपको इनको यदि कंट्रोल कर देते हैं तो आपकी जो फसल की उत्पादन क्षमता और जो फ्रूट की क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिलती है। तो इनका समय रहते कंट्रोल अवश्य करें, और इसके कंट्रोल के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड का आपको उपयोग करना चाहिए। जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि जो वाइट फ्लाई है वो पीला मोजेक फैलाने का काम करती है भिंडी की फसल में। तो उसको हम इमिडाक्लोप्रिड की मदद से शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर दें तो उससे हमारा पीला मोजेक भी कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, तो इस तरह से आप भिंडी की उन्नत खेती कर सकते हैं अगेती में। और लागत की बात करें तो मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की लागत में आप 4 से 5 लाख रुपए तक
आसानी से कमा सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।